नहीं। ओके बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोग समझने वाले हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड पॉलीप्रोटिक बेसिस। ये पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक बेस क्या होते हैं, ये दोनों, है ना। लेट अस सी। पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक बेस। प्रोटिक का मतलब ही होता है प्रोटॉन से आया है, तो नेचुरली दिस स्टैंड्स फॉर H+। एंड पॉली भी हम लोग समझते हैं, चूंकि केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तो पॉली का मतलब होता है ग्रेटर देन 1। मोनो का मतलब होता है एक, पॉली का मतलब होता है ग्रेटर देन 1, तो एक से ज्यादा प्रोटॉन्स। अब बहुत ही आसान है, दिमाग से थोड़ा सा कॉमन सेंस है तो समझ जाएंगे। पॉलीप्रोटिक एसिड्स जो एक से ज्यादा प्रोटॉन्स रिलीज करते हो, पॉलीप्रोटिक बेस जो एक से ज्यादा प्रोटॉन एक्सेप्ट करते हो। बस इतनी सी बात है ना, बस इतनी सी बात है। तो अगर बात हो पॉलीप्रोटिक एसिड की, तो पॉलीप्रोटिक एसिड का मतलब क्या हुआ? एसिड्स which release more than one protons, तो इन्हें हम कहेंगे पॉलीप्रोटिक एसिड। या प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया? H+। नाउ पॉलीप्रोटिक बेस, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ऐसे बेसिस है which accept more than one H+, or more than one protons. So these are your polytropic base. सॉरी, मैं पॉलीट्रोपिक बोल दे रहा हूं, पॉलीप्रोटिक बेस। अब ये पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक बेस, मीनिंग तो बहुत आसान है। अब इनके डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखते हैं और फिर इनका क्वेश्चंस में क्या एप्लीकेशन है, ये थोड़ा समझना जरूरी है। तो पॉलीप्रोटिक एसिड और पॉलीप्रोटिक बेस को कैसे मैनेज करना है व्हाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स, लेट अस सी। पहले थोड़ा सा डिसोसिएशन करते हैं दोनों का। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डिसोसिएशन, और यू कैन से आयनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड। देखें भाई, जैसे हमने एक हाइपोथेटिकल पॉलीप्रोटिक एसिड से अज्यूम करते हैं, से AH2, ठीक। अब जब इस AH2 को हम डिसोसिएट कराते हैं, है ना, जब इस AH2 का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं, तो नेचुरली दिस विल डिसोसिएट। और चूंकि ये एसिड है और वीक एसिड है, तो जब वीक एसिड है तो अपने H+ को रिलीज करेगा। तो H+ बच्चों एक साथ रिलीज नहीं होते, एक एक करके रिलीज होते हैं, आपको यही सीखना है। तो AH- बनेगा पहले और H+ बनेगा, मतलब AH- और H+ में ये डिसोसिएट हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट आयनाइजेशन, है ना। इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं
इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन रिएक्शन और सिंपली फर्स्ट आयनाइजेशन। फर्स्ट आयनाइजेशन जिसमें कि पहला H+ निकला, पहला H+ निकला। अच्छा, तो अब जब इस रिएक्शन का A से डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी Ka लिखेंगे तो उसको Ka की जगह या उसमें Ka ना लिख के उसको लिखा जाता है बच्चों Ka1। मीन्स दिस इज फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट विच इज एप्लीकेबल फॉर द फर्स्ट आयनाइजेशन। तो जब हम इस रिएक्शन का पहले तो अच्छा चलिए लिख लेते हैं, ये तो K1 हो गया। नाउ कम टू द सेकेंड आयनाइजेशन। ये तो पहला आयनाइजेशन हुआ, पहला H+ निकला। अब देखो दूसरा H+ कैसे निकलेगा, गौर से समझेंगे बात को। अब ये जो A- या जो AH- पड़ा हुआ है एक्वस, अब अगले स्टेप में क्या होगा, ये आयनाइज होगा। तो ये जब आयनाइज होगा तो A2- मिलेगा अपने को और एक और नया H+ मिल जाएगा। ये पहला H+ है जो AH2 से आया है और ये दूसरा H+ है जो AH- से आया है ना। सो नाउ दिस इज योर सेकेंड H+ एंड दिस रिएक्शन इज योर second ionization. This is your second ionization. और इससे मेरी आवाज कट रही है बच्चों? अच्छा, साउंड कितने लोगों को कट रहा है? अनुराग आप क्या करें, आप बेटा अपना जरा लॉग आउट करके वापस से लॉग इन हो जाइए, ठीक हो जाएगा आपका। बाकी सबको आवाज मेरी स्पष्ट आ रही है? यस सर। ओके, ठीक 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 ठीक। तो फॉर दिस सेकेंड आयनाइजेशन नाउ योर डिसोसिएशन कांस्टेंट इज सेड टू बी Ka2। अब ये Ka क्या होता है, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों। तो अगर नहीं पता है तो पीछे का लेक्चर देखने से आप पता कर सकते हैं कि एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है। हमेशा याद रखेंगे कि हर क्लास में पीछे की बातें तो याद रहनी ही चाहिए, तभी तो आगे की क्लास पढ़ने में समझ आएगी। ठीक, अब हम जरा एक काम और करते हैं। एक काम ये करते हैं कि AH2 से स्टार्ट करते हैं। जरा गौर करिएगा मेरी बात को, जरा गौर करेंगे कैसे इनिशियली यानी T=0 पर हमारे पास इस AH2 का कंसंट्रेशन दिया हुआ था C। तो इनिशियली ना ही कोई AH- था ना ही कोई H+ था। अब पहली रिएक्शन का जब इक्विलिब्रियम आया तो उस इक्विलिब्रियम पर C का कुछ हिस्सा डिसोसिएट हो गया। तो हमने कहा भाई कितना डिसोसिएट हुआ, तो डिपेंड करेगा इसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। तो C में से C अल्फा निकल गया है, C × 1 - अल्फा, दिस इज द रिमेनिंग पार्ट। सो हियर इज C अल्फा, या अल्फा के चक्कर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा आसान कर देते हैं। C में से चलो X निकल गया, तो यहां पर X बन गया और यहां भी X बन गया। अच्छा, अब इक्विलिब्रियम पर क्या हुआ, हमारे पास जो AH- था दैट AH- इज X। नाउ अब ये जो दूसरा H+ है बच्चों, ये जो दूसरा H+ देख रहे हो, इस दूसरे H+ का जो सोर्स है दैट सोर्स इज AH-। दैट सोर्स इज विच, दैट सोर्स इज AH-। तो अब ये जो AH- है, इस AH- का जब डिसोसिएशन स्टार्ट हुआ होगा, भाई जब पहले तो AH- बने तो AH- का फाइनल कंसंट्रेशन आया T इक्विलिब्रियम पर। अब वो जो T इक्विलिब्रियम है वो इसके डिसोसिएशन का इनिशिएशन है, मतलब स्टार्ट हुआ जब इक्विलिब्रियम आ गया। तो हमने कहा कि भाई अब हमारे पास शुरुआत में इनिशियली या T = 0 पर
ये जो AH माइनस था ये था X, ये कितना था X। A2 माइनस था ही नहीं, लेकिन जब ये X था उस समय अपने पास H प्लस भी X था। देखो अपने पास ये कितना था, ये भी तो X ही था, क्योंकि ये दोनों तो साथ ही साथ बने। तो अब जब इक्विलिब्रियम आ गया, जब इसका डिसोसिएशन में स्टार्ट कर रहे हैं, उस समय अपने पास AH माइनस भी X है और H प्लस भी X है। अब इस रिएक्शन का नया इक्विलिब्रियम आएगा, है ना। तो फिर इक्विलिब्रियम आया जब इस रिएक्शन का, क्योंकि ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इसमें से Y डिसोसिएट हुआ होगा, यहां पर Y बना होगा और यहां पर भी Y बना होगा, यहां पर भी Y बना होगा। ठीक। तो अगर हम यहां पर बच्चों जरा गौर करेंगे, अगर हम कहें कि भाई KA1 बताइए क्या होगा, या पहले चलो ये जो लिखा है ये सब कुछ एक ही सॉल्यूशन में हो रहा है प्यारे बच्चों, है ना। ऑल दिस इज हैपनिंग इन द सेम सॉल्यूशन। इसको X लिख देते हैं, इसको 0 लिख देते हैं, इसको X लिख देते हैं। इसका जो ऊपर वाले का जो टी इक्विलिब्रियम है वो नीचे वाले का इनिशियल स्टार्टिंग है। अच्छा, फिर इसको भी हम X लिख देते हैं और Y इसके चलते आया। ये सब एक ही साथ हो रहा है, एक ही सॉल्यूशन में हो रहा है। तो एक सॉल्यूशन में एक आइटम का एक कंसंट्रेशन होता है, तो AH2 का कंसंट्रेशन फाइनल C माइनस एक्स, और कहीं C माइनस एक्स नहीं है। AH माइनस का कंसंट्रेशन, यहां पर तुमने देखो X लिखा है और नीचे तुम लिख रहे हो X माइनस वाई, तो गड़बड़ है ना। देखो AH माइनस का कंसंट्रेशन, ऊपर तो तुम X लिख रहे हो और नीचे लिख रहे हो X माइनस वाई, तो गड़बड़ है ना। तो सही आंसर क्या होगा, यहां पर भी आपको X माइनस वाई लिखना होगा। H प्लस का कंसंट्रेशन नीचे है X प्लस वाई, तो यहां भी प्लस वाई कर दीजिए। A2 माइनस कंसंट्रेशन बस यहीं पे, तो वही बना रहा। मैं आपको फिर समझाता हूं, देखो दिस इज अ पॉलीप्रोटिक एसिड एज इट कैन रिलीज मोर देन 1 H प्लस आयंस, ये 2 H प्लस आयंस को रिलीज कर सकता है। तो लेट्स स्टार्ट विद द C मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AH2 एंड देयर इज नो एनायन एंड कैटायन इनिशियली। अब C में से कुछ हिस्सा डिसोसिएट हो गया X, तो X बना X बना। अभी दूसरी आयनाइजेशन रिएक्शन हमें देखनी नहीं है, पहली देखिए। जो भी पिंक कलर से देख रहे हो ये फर्स्ट आयनाइजेशन है, लेकिन फर्स्ट आयनाइजेशन का वन ऑफ द प्रोडक्ट विच इज AH माइनस, नाउ दिस इज गेटिंग आयनाइज्ड फर्दर। अभी ये Y नहीं आया, केवल पिंक ही है। अब ये जो AH माइनस है ये आयनाइज हो रहा है A2 माइनस और H प्लस में। तो इसका जब आयनाइजेशन होगा तो शुरुआत में तो ये AH माइनस X ही है, तो X लिख दिए, 0 लिख दिए। अच्छा, यहाँ H प्लस अब 0 नहीं है, अब H प्लस क्या है, अब H प्लस की वैल्यू शुरुआत में X है। अब इसका आयनाइजेशन हुआ तो इक्विलिब्रियम में ये रिएक्शन पहुंची, तो इससे कुछ हिस्सा निकल गया, तो Y निकल गया, तो यहाँ Y बना दिए, यहाँ भी Y, तो यहाँ प्लस Y हो जाएगा। अब हमने क्या सीखा है फिर से कॉमन आयन इफेक्ट में, ये सब कुछ एक ही साथ एक ही सॉल्यूशन में घटना घट रही है ना। तो एक ही सॉल्यूशन में एक सब्सटेंस का एक कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो तुमने यहां पर केवल X लिखा हुआ है और AH माइनस नीचे लिख रहा है X माइनस वाई, तो फाइनल जो कंसंट्रेशन होगा X माइनस वाई होगा ना। तो दोनों में आपको सेम ही लिखना पड़ता है, यही बात ध्यान रखनी है। तो यहां भी X माइनस वाई हो गया। H प्लस ऊपर लिख रहा है X, नीचे लिख रहा है X प्लस वाई, तो ऊपर भी X प्लस वाई लिखो, और तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो जरा गौर से, अब अगर हम KA1 लिखना चाहे, अब बच्चों अगर हम KA1 लिखना चाहे तो KA1 क्या होगा, AH माइनस का कंसंट्रेशन विच इज X माइनस वाई इंटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस H प्लस विच इज X प्लस वाई divided by concentration of this AH2 which is C minus X.
And if you want to write Ka2, concentration of A2 minus, which is Y, concentration of H plus, which is X plus Y, concentration of this AH minus, which is X minus Y. Sometimes this Ka1 can be written as K1 and this Ka2 can be written as K2. Simple. Either you write K1 or K1, both are same. लेकिन अगर कोई इसको ना समझे तो कितना भारी मिस्टेक कर जाएगा बेचारा। वो क्या करेगा, वो K1 लिख देगा x x नीचे C माइनस x, सब कहानी फेल। तो चूंकि ये डिसोसिएशन एक ही सॉल्यूशन में हो रहा है, तो एक सॉल्यूशन में रिएक्शंस आप कितनी भी लिख दें, लेकिन फाइनल कंसंट्रेशन एक सब्सटेंस का एक ही रहता है। जब H प्लस ऊपर और नीचे का अलग अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि H प्लस तो उसमें उसी सॉल्यूशन में है ना। तो ऐसा थोड़ी होगा उसके माथे पे नहीं लिखा है कि हम AH2 वाले H प्लस हैं भाई, हमको K1 में प्रयोग करो। फिर दूसरा बोलेगा ना ना हम A माइनस H वाले H प्लस हैं, हमें K2 में प्रयोग करो। ऐसा थोड़ी होगा। तो सबको सब में यूज करना होगा। तो ये बेसिक ध्यान रखना है। सो दिस इज एक्चुअल द डिसोसिएशन विच हैपेंस इन मोर देन वन स्टेप। वाई? बिकॉज इट हैज मोर देन वन H प्लस विच इट कैन रिलीज। अच्छा, अब एक बात और समझे। ये तो डिसोसिएशन की बात हो गई, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखने की बात हो गई। अगर ये पूछा जाए, अब ये थोड़ा सा बहुत ही बेसिक सी बात है कि एक न्यूट्रल एसिड है, उससे H प्लस रिलीज कराए, ठीक है, एक एनाइन बन गया, एक कैटाइन बन गया। अब एक एनाइन से जो कि AH माइनस है, क्या इससे H प्लस निकालना भी उतना ही आसान होगा जितना ऊपर से निकालना आसान है? तो आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये तो बेचारा ऑलरेडी नेगेटिव है, इसे तो और पॉजिटिव आयन की जरूरत है, तब ये न्यूट्रल स्टेट में जाएगा, स्टेबल होगा। और आप कह रहे हैं इससे H प्लस और निकाल लो, और ज्यादा इसको नेगेटिव चार्ज कर दें, पहले ही से बेचारा परेशान है, और आप इसका चार्ज खींचना चाहते हैं, पॉजिटिव चार्ज खींचना चाहते हैं, तो और परेशान हो जाएगा। तो ये पहली रिएक्शन जैसी भी है, लेकिन दूसरी उस पहली से कमजोर है। क्यों? क्योंकि इससे H प्लस निकालना इजी है इन कंपैरिजन टू द AH माइनस। तो किसी भी पॉलीप्रोटिक एसिड की बात करें आप, जैसे जैसे हम आगे, ऐसा भी हो सकता था कि तीन H प्लस होते तो Ka1 आता, K2 आता, K3 आता, तो सबसे कमजोर रिएक्शन होती तीसरी। अब रिएक्शन कमजोर का मतलब रिएक्शन अच्छी नहीं है, अच्छा आयनाइजेशन नहीं है। पहले का आयनाइजेशन रिलेटिवली सेकेंड से बेटर है। आयनाइजेशन अच्छा है मतलब आयंस का कंसंट्रेशन ज्यादा है, मतलब उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा है। तो ये भी हमेशा याद रखेंगे कि K1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K2, K2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन K3 एंड सो ऑन सो ऑन सो। इसको भी लिख लेते हैं यहां पर। Ka1 और जो Ka2 है, दीज आर फर्स्ट एंड सेकेंड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट्स, है ना। तो लिख लेना चाहिए अपने को, ठीक रहेगा। सो कोई पूछे भाई व्हाट इज Ka1 या K1, क्या है भाई ये, तो आप कहेंगे ये है सर फर्स्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट या फर्स्ट एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ऐसा भी कहा जा सकता है। नाउ K2 और K2, what is this? You will say this is second dissociation constant. अब हमें ध्यान रखना होगा यहां पर कि फर्स्ट डिसोसिएशन इज स्ट्रॉन्गर देन सेकेंड। ये ध्यान रखना होगा। और चूंकि ऐसा आया है तो इसका मतलब जो K1 है वो K2 से बड़ा आएगा,
और ऐसे ही जितना भी फर्दर आप डिसोसिएशन करते चले जाएंगे तो जो डिसोसिएशन की इंटेंसिटी है दैट विल गेट रिड्यूस्ड। ये होता है पॉलीप्रोटिक एसिड्स का डिसोसिएशन। सिमिलरली वी कैन स्टडी अबाउट पॉलीप्रोटिक बेसिस ऑल्सो। सो उसको थोड़ा ब्रीफ में कर लेते हैं, इतना ज़्यादा नहीं करेंगे। देखें, जैसे बात करी जाए डिसोसिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक बेसिस। या ऐसे कर देते हैं, डिसोसिएशन ना लिख के आयनाइजेशन वर्ड लिख देते हैं। आयनाइजेशन ऑफ पॉलीप्रोटिक या आयनाइजेशन रिएक्शंस ऑफ पॉलीप्रोटिक बेस, है ना। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं तो बात समझ आ जाएगी। जैसे एक वीक बेस है, से कंसीडर इट इज बी, है ना। तो अब आप क्या करें कि बी को एक H प्लस दे दें, या ऐसे करें कि बी को क्या करें कि पानी के साथ रिएक्ट कर दें। तो बी क्या करेगा, H प्लस एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हो गया BH प्लस एक्वस, BH प्लस एक्वस और OH माइनस, या ऐसे ना लिख के एक काम और कर लेते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इसको सीधा H प्लस दे दिए। तो बेस का काम ही है H प्लस एक्सेप्ट करना, तो बेचारे ने एक्सेप्ट कर लिया। बेस का काम OH माइनस रिलीज करना भी है, बट चूंकि हम उसको प्रोटिक के रेफरेंस में पढ़ रहे हैं इसलिए मैं एक्सेप्ट करके आपको दिखा रहा हूं। अच्छा, तो ये जो पहली रिएक्शन हुई, एक इसने H प्लस एक्सेप्ट किया। अब भाई ये जो BH प्लस बन चुका था, ये क्या करे, एक H प्लस और एक्सेप्ट कर ले। तो अब ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा BH2 प्लस। अब प्लस ना होके ये 2 प्लस हो जाएगा, यानी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये अब इसे हम कहेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन रिएक्शन, है ना। ये क्या हो गया बच्चों, दिस इज योर फर्स्ट आयनाइजेशन रिएक्शन। और ये क्या हुआ, सेकेंड आयनाइजेशन रिएक्शन। आप बेस की रिएक्शन OH माइनस के टर्म्स में भी बच्चों लिख सकते हैं, वहां से भी बात वही बनती है। देखो एक हम अभी करके दिखा देते हैं। अब जैसे इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट K1, इसका K2, तो फिर क्या करोगे, K1 को कैसे लिखोगे, K1 को लिखोगे BH प्लस का कंसंट्रेशन, या चलो नीचे लिख देते हैं, ऊपर जगह नहीं है। ये पहली आयनाइजेशन रिएक्शन होगी, दिस इज सेकेंड। तो व्हाट वुड बी योर K1, K1 इज BH प्लस और डिनोमिनेटर में B और H प्लस। ऐसे व्हाट वुड बी द K2, BH2 प्लस, अब डिनोमिनेटर में BH प्लस और H प्लस। बस ध्यान क्या रखोगे यहां पे, ध्यान ये रखोगे, देखो इसका और इसका कंसंट्रेशन सेम दिखना चाहिए, जो ऊपर रखो वही नीचे रखना। वैसे ही क्या ध्यान दूसरी बात रखोगे, ये वाला H प्लस और ये वाला H प्लस सेम होना चाहिए, कॉमन आयन इफेक्ट। वो चाहे K1 में वैल्यू रखे चाहे K2 में, और नेचुरली K1 विल बी हायर देन K2। सो दीज आर द पॉलीप्रोटिक एसिड्स एंड पॉलीप्रोटिक bases.
अब एक बड़ा जबरदस्त सा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग और आपके दिमाग की सारी नसें जो हैं सही रास्ते पे आ जाएंगी एक ही से। जितना भी हमने पॉलीप्रोटिक एसिड बेस पढ़ा है, या जितना भी हम लोगों ने कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ा है, सब एक ही साथ प्रयोग कर लेंगे, एक ही झटके में सब कुछ ओके हो जाएगा। हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं पीएच कैलकुलेशन का, जिसमें कि पॉलीप्रोटिक एसिड का प्रयोग होगा और कॉमन आयन का भी प्रयोग होगा, तो सारी चीजें एक ही साथ हो जाएंगी। सो द क्वेश्चन इज find pH of a solution. Find pH of a solution having 200 ml of 0.2 molar H2S plus 200 ml of 0.2 molar HCl, full stop। दो एसिड के 200 ml सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया, और एक बात दी है कि A1 दे रखा है H2S का, and this Ka1 is 10 to the power -7, and Ka2 is also given for H2S, and this Ka2 is given as 10 to the power -13। अभी तो बहुत ही कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए कि H2S का Ka1 निश्चित तौर पर Ka2 से बड़ा ही होना है, बड़ा है भी। चलिए, नाउ स्टार्ट द प्रोग्राम टू सॉल्व। पीएच की दरकार है, सॉल्यूशन का पीएच चाहिए। पीएच हम जानते ही हैं, होता है -log(10) कंसंट्रेशन ऑफ H+। तो पीएच ठीक से बताने के लिए उस सॉल्यूशन में H+ के कंसंट्रेशन को हमें बताना है। यानी हमें क्या चेक करना है, आवर टारगेट इज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयंस इन द गिवन सॉल्यूशन, दैट्स वी हैव टू गेट। ओके, समझो बच्चों, एक और गंभीर बात समझो। कहीं कहीं क्या होता है कि इस तरह के क्वेश्चन में वॉल्यूम को स्पेसिफाई नहीं करते हैं, केवल ऐसे कहेंगे अ सॉल्यूशन इज दिस मच मोलर विथ H2S एंड दिस मच मोलर विद रिस्पेक्ट टू HCl। जैसा कि भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको NaCl, KCl और AgCl वाले सिस्टम में बताया था। नहीं, अच्छा, वो तो अलग लेक्चर में चला जाएगा, तो उसमें नहीं आ पाएगा। तो कहीं कहीं क्या होता है, केवल लिख देंगे कि दिस सॉल्यूशन इज C1 मोलर इन H2S, C2 मोलर इज HCl। तो मतलब क्या है कि एक ही वॉल्यूम उसका दिया हुआ है, उस वॉल्यूम में इस H2S या HCl या कुछ और भी है, उसका कंसंट्रेशन दिया है C1, C2 एंड C3, जो भी है वैसा दिया हुआ है। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है बच्चों, दो अलग अलग सॉल्यूशन का वॉल्यूम दिया रहेगा, उनका कंसंट्रेशन दिया रहेगा, उनको मिक्स करते हैं। तो एक नई बात ये बढ़ जाती है कि अब जो नया सॉल्यूशन है, उस नए सॉल्यूशन का वॉल्यूम 400 ml है, 200 इसका 200 इसका। तो अभी जो सॉल्यूशन 200 ml था, उसमें मोलैरिटी है H2S की 0.2 मोलर, बट अब नए सॉल्यूशन में ये मोलैरिटी नहीं रहेगी, मोलैरिटी बदल जाएगी। क्योंकि अभी तो जैसे मान लीजिए हम आपसे ऐसे कहें कि 1 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 0.2 मोल H2S के हैं,
और एक दूसरा सॉल्यूशन है 1 लीटर जिसमें 0.2 मोल HCl के, दोनों के 1-1 लीटर मिला दिए तो 2 लीटर हो गए। तो अब H2S के मोल थोड़ी बदले, वो तो पहले भी 0.2 थे, अभी भी 0.2 है, लेकिन अब वो 0.2 कितने लीटर सॉल्यूशन में हो गए? 2 लीटर में। तो मोलरिटी बदल जाएगी, मोलरिटी अब बदल जाएगी। देखो कैसे, समझो। सबसे पहला काम तो ये है कि हम इस बात को गंभीरता से लिखें कि समटाइम्स concentration of different electrolytes are given for the same solution। आपको याद होगा कि जब हम लोग सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पढ़ रहे थे तो मैंने इसी तरह का एक क्वेश्चन बताया था कि एक ही सॉल्यूशन में 3 इलेक्ट्रोलाइट थे, NaCl, KCl, AgCl, तीनों का सॉल्यूशन अलग, तीनों का कंसंट्रेशन दिया हुआ था, तो एज इट इज कंसंट्रेशन हमने यूज कर लिया, तो वो आसान बात हो गई है ना। ऐसी स्थिति जो है वो थोड़ी इजी होती है। गड़बड़ क्या होता है, कठिन क्या हो सकता है? समटाइम्स more than one solutions of different electrolytes are mixed together, then first of all we have to get new concentrations in new solution। वही मामला यहां पे फंस गया है। तो ये क्वेश्चन काफी उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व हो गई हैं कि साथ एक क्वेश्चन को करने से बहुत सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। तो अब यहां पर अगर ऐसा लिखा रहता है कि फाइंड pH ऑफ अ सॉल्यूशन विच इज 0.2 मोलर इन H2S एंड 0.2 मोलर इन HCl, तब फिर मोलरिटी की जरूरत नहीं थी। जैसे ये जो पहली मैंने बात लिखी है, अब 2 बातें हैं बच्चों। जैसे ये जो पहला केस है, ये पहला केस ऐसा होता है और दूसरा केस ऐसा होता है। जैसे अगर पहले केस के हिसाब से क्वेश्चन लिखा जाता तो कैसा लिखा जाता? पहले केस के क्वेश्चंस के हिसाब से क्वेश्चन लिखते तो ऐसे लिखते थे कि फाइंड pH ऑफ अ सॉल्यूशन which is 0.2 molar in H2S and 0.2 molar in HCl। तो यहां पर यही कंसंट्रेशन हमें लेनी थी। इसका भी 0.2 मोलर लेते, इसका भी 0.2 मोलर लेते, लेकिन अब क्या किए? अब उन्होंने गड़बड़ कर दिया। अब उन्होंने 2 अलग अलग कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन मिक्स कर दिए, उनके वॉल्यूम्स। तो सबसे पहले तो फाइनल जो नया सॉल्यूशन बना, उस नए सॉल्यूशन में आपको ये जो 2 एसिड्स दे रखे हैं, इनके नए कंसंट्रेशन बताने होंगे। देखो कैसे। उसके बाद फिर H+ के कंसंट्रेशन का नंबर आएगा। लुक कैसे। अपना जो नया सॉल्यूशन है, that new solution is H2S aqueous plus HCl aqueous। इसके हमारे पास 200 ml है और इसके भी हमारे पास 200 ml है। ये 0.2 मोलर है और ये भी 0.2 मोलर है।
पहली बात, टोटल वॉल्यूम कितना हुआ नए सॉल्यूशन का, तो कुल वॉल्यूम हो गया 200 ml प्लस 200 ml and this is 400 ml. So this is the total volume of the solution. Now next, अब हमें नए सॉल्यूशन में मोलरिटी भी बतानी होगी, H2S की कितनी हुई, HCl की कितनी हुई। तो देखो कैसे तरीका है मोलरिटी चेक करने का, बहुत ईजी। देखो बच्चों, वैसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं मोल में, फिर भी एक बार मैं फिर से बताता हूं। आप H2S के सॉल्यूशन में HCl के सॉल्यूशन मिक्स करें तो H2S के नंबर ऑफ मोल्स या HCl के नंबर ऑफ मोल्स तो नहीं बदलेंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि अब पहले H2S के ही मोल थे, अब HCl के भी आ जाएंगे, लेकिन बदलेंगे तो नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl लिख लेते हैं। तो वो कितना हो गया, मोलैरिटी इज 0.2 HCl and volume is 200 into 10 to the power -3। तो जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HCl आए, these are 0.4 moles। ठीक है, या अगर हम 10 to the power 3 से मल्टीप्लाई ना, देख लें एक बार कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है। 0.04 होना चाहिए ना, ठीक। थोड़ा सा ये 0.04 मोल्स कर लेते हैं इसको। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ मोल्स पूछे जाते H2S के, तो वो कितने हो जाते, 0.2 और 200 into 10 to the power -3। तो यहां भी 0.04 मोल्स हो जाते। अच्छा, नाउ अब अगर मोलैरिटी या कंसंट्रेशन पूछा जाए HCl का, कंसंट्रेशन ऑफ HCl, तो HCl के भैया कितने मोल, टोटल कितना वॉल्यूम, 400 ml है, तो 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो क्या रिजल्ट हो गया, ये रिजल्ट हो गया 4 ऊपर और 2 0 नीचे आएंगे, या नीचे 4 0 हो जाएंगे और 3 हट जाएंगे तो 1 0 रह जाएगा। तो 0.1 मोल पर लीटर हो गया। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ H2S, तो वो भी एकदम ही सेम है, उसके भी मोल्स 0.04 थे, वॉल्यूम तो एक ही रहेगा क्योंकि एक ही सॉल्यूशन है। तो 4/40 विच मीन्स 0. ओके, अब एक काम तो ये हुआ कि जो नया सॉल्यूशन था, उस नए सॉल्यूशन में हमने क्या कर लिया, उस नए सॉल्यूशन में दोनों एसिड के कंसंट्रेशन आ गए जो कि पहले वाले से अलग है ना। ये दोनों ही किस्म है नए सॉल्यूशन में, और ये जो नया सॉल्यूशन है, इस नया सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है, 400 ml, और उसमें HCl और H2S के कंसंट्रेशन कितने हैं, 0.1 मोल पर लीटर। चलिए अब लिखते हैं हम लोग आयनाइजेशन रिएक्शंस। पहला, HCl, a very strong electrolyte, will be ionized in H plus and Cl minus. Initially it was 0.1 molar. Finally it will be decomposed 100%. यहाँ आ जाएगा 0.1 और यहाँ भी आ जाएगा 0.1। दूसरा,
एक दूसरा एसिड हमारे पास है H2S, विच इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि इसका फर्स्ट आयनाइजेशन कांस्टेंट दिया हुआ था कुछ जो कि बहुत ही कम था। तो अब ये दो हिस्सों में आयनाइज होगा। एक बार पहला H+ निकलेगा और फिर एक बार जब ये जो HS- बना हुआ है इससे दूसरा H+ निकलेगा, तो S2- और H+ एक्वस। गौर करिए बच्चों ध्यान से मेरी बात को। हमने क्या किया कि इन दोनों में जब हम t=0 पर लिखेंगे कुछ भी, तो उसको लिखने से पहले ही हमने क्या किया, यहां पे 0.1 ऐड कर दिया, क्योंकि यहां से जो, या चलो इसको भी छोड़ो, अभी ऐड नहीं करते हैं, अभी ऐड नहीं कर रहे, ठीक है। अभी ऐड नहीं कर रहे। t=0 पर ये जो H2S है, ये H2S का कंसंट्रेशन था 0.1। ये कुछ नहीं था, ये भी कुछ नहीं था। यह थोड़ा लिखना ये ठीक नहीं रहेगा। यहां पे चलो 0.1 ये ऐड कर ही देता हूं मैं, क्योंकि ये जो H+ है ये तो आना ही है, तो इसको पहले से ही लिख देते हैं, यहां भी लिख देते हैं, यहां भी लिख देते हैं। ठीक, अब गौर करिए। H2S शुरुआत में डिकम्पोज जब हुआ तो HS- तो कुछ था ही नहीं, लेकिन H+ तो ये 0.1 यहां से था ही। अब इसका जब इक्विलिब्रियम आया तो यहां से कुछ X निकला, X बना और यहां भी X बन गया। तो ये 0.1 तो HCl से आया था, उसमें X जुड़ जाएगा। दिस इज योर इक्विलिब्रियम। अच्छा, नीचे देखिए क्या हो रहा होगा बच्चों, गौर करिएगा जरा। अब यहां पर ये जो HS- है उसकी वो क्वांटिटी इनिशियल मानी जाएगी जो यहां पर इक्विलिब्रियम में आया। सो दैट इज X। इनिशियली जब हम HS- से ही स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी S2- है ही नहीं। अच्छा, अब जब इक्विलिब्रियम हुआ तो X में से कुछ Y रिलीज हुआ, तो यहां पे भी Y बना और यहां पे भी क्या हुआ, Y ऐड हो गया। और ये जो 0.1 था वो तो HCl वाला H+ ही चल रहा था। गौर से देखें जरा। अब पहले H+ से ही निपट लो। H+ जो है ऊपर 0.1 प्लस X है और नीचे 0.1 प्लस Y है। तो नीचे जो आपने लिखा हुआ है उसमें थोड़ी आपने गड़बड़ी करी। आपको 0.1 प्लस X पहले ही से लिखना चाहिए था। भाई इसका इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन की शुरुआत है, तो 0.1 प्लस X कर दिए, तो यहां भी प्लस X कर दिए। अब नीचे प्लस Y है तो यहां भी आपको प्लस Y लिखना चाहिए। अब H+ जो नीचे है वही ऊपर है। और दूसरी गड़बड़ आपने यहां पे क्या की कि HS- नीचे तो X- Y है, तो ऊपर भी X- Y लिखना चाहिए। यहां पर X- Y होगा। कई बार ऐसा भी, चूंकि हमें फाइनल आंसर ही लिखना रहता है, तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले देखो क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअली ही सबको अलग अलग लिख लेते हैं। क्या करते, जैसे मैंने तो क्या किया, मैंने तो पहले ही इसमें 0.1 लिख दिया था। लेकिन आप लोग बच्चों क्या कर सकते थे, जरा गौर से समझिएगा। इंडिविजुअली सबको पहले अलग अलग लिख लीजिए, है ना। सबकी रिएक्शन इंडिविजुअली लिख लीजिए, किसी को किसी में मिक्स करने की जरूरत नहीं है। कैसे? बिल्कुल शुरुआत में हर रिएक्शन को अलग अलग लिखिए, कोई कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। तो कैसे लिखे, देखो ये 0.1 से स्टार्ट हुआ, गौर से देखें, ये 0 ये भी 0, 0.1 में से 0.1 निकल गया तो 0.1 0 पॉइंट बना,
ये 0.1 से स्टार्ट हुआ तो तुम्हें यहाँ कुछ नहीं लिखना है, यू जस्ट राइट 0, है ना, यू जस्ट राइट 0, यू जस्ट राइट 0। अब 0.1 में से x निकला, तो मैं फिर से करके दिखा रहा हूं आपको सारी चीजें, तुमको आसानी से समझ में आ जाए बात। इसलिए जब भी कभी कॉमन आयन इफेक्ट जैसी बात दिखे, आपको हर रिएक्शन को इंडिविजुअली लिखना है, एक दूसरे के साथ एकदम मिक्स नहीं करना है, एकदम मिक्स नहीं करना है, ठीक है। ये x हो गया, ये x हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या करोगे, फिर ये x से ही स्टार्ट होगा, ये x से स्टार्ट हो गया तो 0 लिख दिए, और यहां पर तो x लिखना ही होगा, इसको हटा देते हैं। यहां पर तो x लिखना ही होगा क्योंकि ये तो स्टार्ट ही x से किया, तो यहां पर तो x था ही। अच्छा, यहां पर x था, ठीक। अब उसके बाद क्या हुआ, जब इसमें डिसोसिएशन हुआ तो x माइनस वाई, वाई बना, और इसको केवल क्या लिख दिए, इसको लिख दिए x प्लस वाई, x प्लस वाई, ठीक। हर रिएक्शन को इंडिविजुअल लिख दिए, अभी कहीं पर भी हम लोग कॉमन आयन जैसी बात नहीं किए। अब उसके बाद जो फाइनल जो कंसंट्रेशन आते, अगर फाइनल का मतलब हुआ कि अगर यूनिडायरेक्शनल है तो इक्विलिब्रियम की बात नहीं करेंगे, और बाई डायरेक्शनल है तो इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अब देखो हमें कैसे कॉमन आयन इफेक्ट को मैनेज करना है। प्लीज प्लीज लुक केयरफुली। आप किसी से भी स्टार्ट करें, HCl देखें, क्या और कहीं है, और कहीं नहीं है तो ठीक है। H प्लस क्या और कहीं है, हाँ भाई है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। तो H प्लस का कंसंट्रेशन सब जगह 1 दिखाना है, तो कैसे दिखाओगे, जरा गौर करो। अब देख लो किसका कंसंट्रेशन छूटा, तो पहली रिएक्शन से जो कंसंट्रेशन आया बाकी में तो लिखे नहीं, चलो बाकी में लिख देते हैं, यहां भी लिख दिए और यहां भी लिख दिए। दूसरी रिएक्शन से जो X आया, वो X यहां तो दिख ही रहा है, यहां भी दिख रहा है, यहां पे नहीं दिख रहा है, चलो यहां भी लिख देते हैं। तीसरी रिएक्शन से जो डिसोसिएट होके y x जो H प्लस आया, H प्लस कितना आया तीसरी रिएक्शन से, y। तीसरी रिएक्शन से H प्लस कितना बना, y। तो नीचे तो y दिख ही रहा है, ऊपर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, यहां दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ऐड कर दो भाई। जब भी आप k लिखेंगे तो t इक्वल टू 0 पे क्या लिख रहा है उससे कोई लेना देना ही नहीं है, आपको इक्विलिब्रियम के सही, इक्विलिब्रियम पर सही कॉम्पोजिशन लिखना रहता है बस। तो हम क्यों माथा पच्ची करें, हम क्यों इसको पहले से ही जोड़ें, हम इसको नहीं जोड़ेंगे। पहले जैसे सबको इंडिविजुअली लिख दिए, इंडिविजुअल डिसोसिएट करा दिए, फाइनली इक्विलिब्रियम पर देख लीजिए सब एक जैसे दिखने चाहिए। अच्छा चलो, H प्लस का मामला निपट गया, सब एक जैसा हो गया ना, एक जैसा हो गया भाई। 3 H प्लस आए, पहले वाले से सफेद वाला H प्लस आया, दूसरी रिएक्शन से गुलाबी वाला H प्लस आया, तीसरी रिएक्शन से नीला वाला H प्लस आया, सब में हो गए। अब H2S कहीं और भी है, नहीं है। HS माइनस दूसरी रिएक्शन में है, पहली में, दूसरी में X ही दिख रहा है, पहली में X माइनस वाई दिख रहा है, तो इसको भी X माइनस वाई कर लिए। H प्लस तो पहले ही से निपट लिए थे, HS माइनस से भी निपट लिए, S2 माइनस तो एक ही है, चलो सबसे निपट गए। अब देखो, अब इस क्वेश्चन में ये पूछा था कि H प्लस का कंसंट्रेशन हमें बताना है, तो H प्लस के कंसंट्रेशन को बताने का मतलब हुआ कि हमें ये वैल्यू बतानी है, ये वैल्यू आएगी तो सॉल्यूशन का pH आ जाएगा, और इस वैल्यू को बताने का मतलब हुआ दैट यू नीड टू आंसर अबाउट X एज वेल एज Y। X पता चले, Y पता चले, तो H प्लस का कंसंट्रेशन पता चले। देखो कैसे करेंगे। HCl का कभी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया नहीं रहेगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन बच्चों H2S का जरूर K1 और K2 दिया हुआ होगा, तो Ka1 Ka2, तो इसका जब Ka1 लिखेंगे, यहां मैं लिख देता हूं बगल में छोटा सा, इसका जब आप Ka1 लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, या चलो आगे की रिएक्शन में लिख लेते हैं, एक बार मैं वैल्यूज जरा देख लूं।
यहीं लिख लेते हैं क्योंकि ये तो सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा, कहीं जगह नहीं नजर आ रही है। यहां लिख देते हैं, चलो इसका K1 यहां लिख देते हैं। तो K1 क्या होगा, x माइनस वाई, फिर 0.1 प्लस एक्स प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा 0.1 माइनस एक्स, और इस रिएक्शन का आएगा Ka2, तो वो हो जाएगा y, फिर 0.1 प्लस एक्स प्लस वाई, नीचे हो जाएगा बच्चों x माइनस वाई, और बस x माइनस वाई होगा। रिएक्टेंट तो x माइनस वाई है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट मैनिपुलेशन होता है इनमें, गौर से समझिए कैसे। क्वेश्चन में आप देखें तो क्वेश्चन में देखने पर आपको समझ में आएगा कि Ka1 जो है वो 10 to the power -7 है ना। हाउ मच इज दिस Ka1? इट इज 10 to the power -7 एंड दिस इज 10 to the power -12। जरा समझो, हम लोगों ने सीखा था अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट 10 to the power -5 से कम है तो डिसोसिएशन नेग्लिजिबल होता है। तो जरा सोचिए, जरा सोच के देखिए कि ये जो 0.1 माइनस एक्स आप लिख रहे हैं, क्या इसी को आप 0.1 भी लिख सकते हैं? या चलो मैं यहीं लिख देता हूं, ऊपर ही लिख देता हूं। ये जो x है वो बहुत छोटा है 0.1 से, तो x में से 0.1 घटा रहे हैं, सॉरी 0.1 में से हम जब x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 0.1 ओनली। सिमिलरली यहां पर अगर देखें तो इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट तो और ही खत्म है, 10 to the power -12 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो y है ये बहुत छोटा है x से, तो x माइनस वाई को केवल x लिखा जा सकता है। अच्छा, और एक बात देखो, क्या x जो है वो 0.1 से बहुत छोटा है और y x से बहुत छोटा है। तो इन दोनों को अगर हम देखें तो ये जो आप 0.1 प्लस एक्स प्लस वाई लिखते हैं, इसमें x 0.1 से बहुत छोटा है और y x से बहुत छोटा है। तो इतने हिस्से को क्या हम केवल 0.1 लिख सकते हैं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई फिर समझो, पहली जो Ka1 है उसमें ये जो आप 0.1 माइनस एक्स लिख रहे हैं, इट कैन बी रिटन एज 0.1, क्योंकि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट इतना वीक है, 10 to the power -5 से भी कम है, तो x तो बहुत कम होगा 0.1 के रिस्पेक्ट में, तो 0.1 ही लिख दिए। इसको अलग कलर से लिख देते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 0.1। इस x माइनस वाई को आप क्या लिख सकते हैं? इस x माइनस वाई को आप लिख सकते हैं केवल x, तो आप यहां भी केवल x लिख सकते हैं। और ये जहां जहां 0.1 प्लस एक्स प्लस वाई है उसको आप क्या लिख सकते हैं? उसको आप सब जगह 0.1 लिख सकते हैं। आप उसी में गिच पिच मत करिएगा, आप अलग से लिख लीजिए कॉपी में। ये तो जो साफ सुथरा जैसा लिखा है, चलो मैं भी अलग से ही लिख देता हूँ, है ना। मैं भी चलो आपको अलग से लिख के दिखाई देता हूँ। ये सब मैं हटाए दे रहा हूँ, यहां से हटाए दे रहा हूँ, ये सब हटा दिया मैंने। तो देखो, जो अपना H2S वाला रिएक्शन था, विच वॉज द सेकेंड रिएक्शन, उसमें हमें क्या ध्यान देना था कि जो X है दैट इज वेरी वेरी लेस देन 0.1
तो 0.1 माइनस एक्स को लगभग 0.1 लिखा जा सकता है। एक बात। दूसरी बात, जो दूसरा आयनाइजेशन था y, जिसमें x में से y निकल रहा था, तो y भी बहुत छोटा होगा x से, क्योंकि 10⁻⁻12 है। तो वहां जो x माइनस y लिखा था उसको आप लिख सकते हैं केवल x। फिर जो 0.1 प्लस x प्लस y आप लिख रहे थे, उसको भी आप केवल 0.1 लिख सकते हैं। तब जरा देखिए KA1 अब क्या आता है। तो हमने जो KA1 लिखा था H2S का KA1, वो KA1 लिखा था, मैं पहले पूरा लिख देता हूं, फिर मैनिपुलेट करके जो आया वो लिख देते हैं। x माइनस वाई 0.1 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 0.1 माइनस एक्स। और जो H2S का KA2 लिखे थे, वो लिखे थे हम लोग y इंटू 0.1 प्लस एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई x माइनस वाई। नाउ इफ वी अप्लाई दीज अप्रोक्सीमेशंस इनटू KA1, तो x माइनस 1 वाई की जगह केवल x लिखिए, इसकी जगह केवल 0.1 लिखिए, इसकी जगह भी केवल 0.1 लिखिए। लो, ये तो तड़तड़ा गया, ये तो x ही आ गया KA1 के बराबर, विच इज 10⁻⁻7। यहां देखो क्या कर लेते हैं, y तो ठीक ही है, इसको 0.1 लिखते हैं और इसको x लिखते हैं। ये भी निपट गया। कैसे? तो ये हो गया y, नीचे था 10⁻⁻7, अब x की वैल्यू यहां रख देता है, तो ऊपर पहुंचेगा तो 10⁻+7 हो जाएगा, और ये 0.1 है तो 10⁻6 हो जाएगा। और K2 कितना है बच्चों? 10⁻⁻12। तो ये जो y आया, that y is how much? That y is 10⁻⁻12 divided by 10⁻6। देखो कितना ये छोटा आ गया, 10⁻−18 आ गया। और x कितना आ गया? 10⁻−7। तो दोनों हो गया x और y। तो H प्लस का कंसंट्रेशन कितना हो गया भाई? 0.1 प्लस 10⁻−7 प्लस 10⁻−18 मोलर। अब इसको कितना, ये इसको इतना ही लिख दें, क्या दिक्कत है? 0.1 ही होगा लगभग। मैं यहीं पे pH निपटाई दे रहा हूं, अब क्या मैं नया बार बार पेज लिखूं। तो pH क्या हो जाएगा? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये जो H प्लस का कंसंट्रेशन है वो 0.1 से थोड़ा सा ज्यादा है, 0.1 प्लस लिख दिया मैंने। तो अगर 0.1 होता तो pH की वैल्यू कितनी आती भाई? 1 वैल्यू आती। अब कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो pH कम होगा, तो 1 से थोड़ा सा कम है, 1 के ऊपर छोटा सा माइनस लगा दिया। लिमिट पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? अरे बोलो। तो लिमिट में 1 माइनस का मतलब क्या होता है? 1 से थोड़ा सा कम। तो जो pH आ गया वो 1 से थोड़ा सा कम आएगा। हो गया कंप्लीट। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर। से फाइंड pH of 0.2 molar H2SO4 solution, full stop. Given Ka2 for H2SO4 is
अरे भैया माइक बंद करो यार, किसी का माइक खुल गया। 1.3 इंटू 10⁻12। ओके, देखें, बहुत गौर से समझिए। यहां पर एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका कंसंट्रेशन दिया है। दिस इज रिलेटिवली इजी इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस क्वेश्चन। यहां H2SO4 का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और उसका सेकेंड डिसोसिएशन कांस्टेंट दे रखा है, पहला नहीं दिया है। तो ये बहुत ही नेचुरल समझने वाली बात है कि H2SO4 इसका जो फर्स्ट आयनाइजेशन होगा, नेचुरली इट्स वेरी स्ट्रांग। दिस फर्स्ट आयनाइजेशन इज अ स्ट्रांग आयनाइजेशन और स्ट्रांग डिसोसिएशन। H2SO4 इज अ वेरी स्ट्रांग एसिड, बट फर्स्ट आयनाइजेशन ही स्ट्रांग है बच्चों, दूसरा नहीं। कैसे? तो जो पहला आयनाइजेशन हुआ वो एक यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होगी, और जब वो यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन होगी तो बनेगा क्या? पहला H+ रिलीज होगा तो HSO4- बना। शुरुआत में इसका 0.2 मोलर कंसंट्रेशन हमने लिया, यह क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो जब डिसोसिएशन निपट जाएगा तो दिस विल बी डिसोसिएटेड 100%, बिकम्स 0। ये आ गया 0.2 और ये भी आ गया 0.2। यहां KA1 लिखने की आवश्यकता नहीं है। वाई? बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रांग डिसोसिएशन और स्ट्रांग आयनाइजेशन। Now come to the second ionization, and that ionization is the ionization of this hydrogen sulfate or bisulfate ion. And now this ionization is a reversible ionization to produce sulfate ion, which is SO4₂- and H+ ion, which is H+. Now, initially, how much HSO4- is present? तो आप कहेंगे 0.2। नो सल्फेट। आप चाहें तो यहां भी जो है कुछ ना लिखें, क्योंकि मैंने बताया फाइनली ही बैलेंस कर लिया कीजिए, क्योंकि शुरुआत में H+ कितना है उससे मतलब नहीं रहता है, फाइनल आपको सही आंसर देना है। और चाहें तो आप शुरुआत में ही 0.2 लिख लें, जैसा आप चाहें। तो भाई अब क्या हुआ? 0.2 में से कुछ हिस्सा डिसोसिएट हुआ, तो यहां पर X बना और यहां भी X बना। जब आयनाइजेशन सारे इंडिविजुअली लिख लो, तब फाइनली जरा टैली कर लो, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो गड़बड़ है कैसे? यहां पर -X करना होगा, तब HSO4- सेम होंगे। और यहां H+ 0.2 है, नीचे X आया है, तो अब सब बढ़िया हो गया। यहां वैसे लिखने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि हमें KA2 दे रखा है ना, KA1 तो दे नहीं रखा है। तो KA2 यानी इस रिएक्शन का डिसोसिएशन कांस्टेंट माना जाएगा KA2। तो KA2 कितना दिया है भाई? ये दिया हुआ है 1.3 इंटू 10⁻⁻12। अच्छा, एक बात और, अब ये 10⁻⁻12 है, तो इसको हम 0.2 ही लिख लें। मतलब X क्या हो गया? बहुत कम डिसोसिएशन होगा, तो X जो है वो बहुत छोटा है 0.2 से, तो केवल ये 0.2 हो गया। तो यहां भी ये 0.2 ही हो जाएगा। चलो यहां कर देते हैं KA2 कितना है भाई? 1.3। चलो इसको दूसरे कलर से करते हैं, थोड़ा अलग दिखता रहेगा। नाउ दिस इज 1.3 इंटू 10⁻⁻12। अगर मान लीजिए -3 होता तब नहीं करते। ये कब करते हैं? जब डिसोसिएशन कांस्टेंट 10⁻⁻5 के आसपास है, उससे कम रहे। यहाँ तो 10⁻⁻12 है, तो ये जो डिसोसिएशन है बहुत कमजोर होगा। नाउ प्रोडक्ट इज सल्फेट X, H+ 0.2,
एंड रिएक्टेंट 0.2। अरे वाह, ये तो x की वैल्यू ही आएगी डायरेक्ट, ये तो x की वैल्यू ही पकड़ में आ गई। बस अब जैसे बात करना है pH की, है ना, pH की बात करना है। चलो ऊपर कर देते हैं। ऊपर जो है मैं बॉक्स बनाए दे रहा हूं, ऊपर मैं एक डब्बा बनाए दे रहा हूं जिसमें कि हम लोग pH लिखने वाले हैं। देखो इस डब्बे में pH लिख रहे हैं, रेड कलर से लिखते हैं। तो भैया pH क्या है? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। अब H प्लस का कंसंट्रेशन एग्जैक्टली लिखोगे तो 0.2 में ये ऐड करना होगा। तो 0.2 में ऐड करके क्या क्या करेंगे? देखो 0.2 में 10 टू द पावर -12 ऐड करके भी क्या कर लेंगे। तो पहले हम क्या करते हैं, चलो 0.2 लेके ही काम कर लेते हैं। तो 0.2 लेके किए, जरा देखो जरा क्या होने वाला है। 0.2 का मतलब हो गया 2/10। तो pH कितना हो गया, माइनस बाहर कर दिए। log 2 इज 0.3 एंड log 10 इज 1, तो ये 0.7 आया, 0.7। अब गौर करिए, गौर करिए, अपना जो H प्लस है वो इस 0.2 से थोड़ा सा ज्यादा है, थोड़ा सा ज्यादा। तो हमने जो आंसर लिखा उससे थोड़ा सा कम आएगा। भाई कंसंट्रेशन बढ़ाओगे तो pH कम होगा। तो कंसंट्रेशन अगर एग्जैक्टली 0.2 आता तो हमारा pH एग्जैक्टली 0.7 आता। हमारा कंसंट्रेशन थोड़ा सा बढ़ गया तो pH थोड़ा सा गिर गया, तो ऊपर छोटा सा माइनस लगा दो। बायो वाले बच्चे समझते हैं इस माइनस प्लस का मतलब, जैसे हमने कहा x माइनस, है ना। दोज हु आर विथ बायो स्ट्रीम, नॉट विथ मैथ्स स्ट्रीम, they should know that this means this is not minus x. What is this? This is slightly less than x. छोटा सा, थोड़ा सा छोटा है। जैसे हमने 1 के ऊपर माइनस रख दिया तो मतलब क्या हुआ, दिस इज 0.999999 इन दिस वे। दिस इज नॉट -1, है ना। वैसे मुझे पता है बहुत से मैथ्स के बच्चे भी ये सब चीजें, चूंकि जो पढ़ता है वही ना समझता है, क्लास ही नहीं करेगा वो कैसे पता कर पाएगा। ये सब लिमिट में आपको पढ़ाया जाता है। एनीवेज, so with this part is over. This is over.